हमको आज यहाँ से चालू करना था। ये करणम का जो लक्षण है, इस लक्षण को हमको पढ़ना था। यहाँ तक जो यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेदा तथा करणम होती, उसके जो करण होते हैं वह भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाब्द भेदात, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ एक शब्द आ गया, करण शब्द आ गया, जिसकी व्याख्या इन्होंने अभी तक नहीं किया था। करण कहते किसे हैं, उस करण को अब बताने जा रहे। करण की व्याख्या इन्होंने किया कि असाधारणम कारणम करणम। जो असाधारण कारण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करण बोलते हैं। इसमें देखिए व्यापारवत ये लिखा हुआ है। मूल पाठ में आपको ये नहीं मिल सकता है, लेकिन हमको ये जोड़ना है आगे। व्यापारवत सती, व्यापार वाला होता हुआ जो असाधारण कारण होता है उसको हम करण बोलते हैं। असाधारण कारण किसका होगा, आप देखिए कोई ना कोई कार्य होगा, उस ये कार्य का असाधारण कारण होगा। अब अगर ये असाधारण पद लिखा है तो निश्चित ही कोई ना कोई साधारण भी होगा। तभी नय लगाया। नय का काम होता है अन्य की व्यावृत्ति करवाना, साधारण से अलग करवाना। इसके लिए ये जो आ दिख रहा है ये नय का आ है। असाधारण जो कारण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करण। ऐसे घट है, इस घट के उत्पत्ति में जो दंड है वह दंड क्या है, ये कारण है। और ये घट क्या है, कार्य है। दंड में देखिए व्यापार भी होता है। भ्रम अर्थात दंड जो है घूमता है। दंड क्या होता है, घूमता है। भ्रम रूप व्यापार भी दंड में होते हैं। तो व्यापार वत्पेशक, ये व्यापार वाला होता हुआ दंड। जो घट कार्य है, इस घट कार्य को उत्पन्न कहता है। और ये असाधारण भी है। असाधारण का जो अर्थ है उसको यदि हम परिष्कार में देखेंगे तो कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता सामित्व, ये परिष्कार दिया गया है। अगर हम इसको सामान्य भाषा में शब्दों के ज्यादा जंजाल में न फंसे तो इन्होंने कहा कि जिसको हम कारण बनाएं, पहले बात तो वह कार्य ना हो। तो दंड आपका कार्य नहीं, कार्य क्या है, घट है। और जो कार्य हो रहा है, घट कार्य की उत्पत्ति हो रही है, उस घट कार्य के उत्पत्ति में दंड क्या है, कारण है। बिना दंड के घट कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और दंड कैसा है, तो दंड व्यापार वाला है, अर्थात दंड घूमता है। उसमें भ्रम रूप व्यापार, जो भ्रमात्मक भ्रम्यादि रूप व्यापार वाला है, भ्रमादि रूप जो व्यापार है वह विद्यमान है। तो जो दंड होता है वह घट कार्य के प्रति असाधारण कारण होता है, इसलिए हम इसको कारण बोलते हैं। अब दंड के प्रति कोई ना कोई साधारण होते हैं, तभी उन्होंने असाधारण विशेषण दिया। देखिए साधारण कौन कौन होते हैं,
आप कभी भी कुछ भी काम करेंगे तो वहां पर जो विद्यमान रहेगा वह काल विद्यमान है। काल तो रहेगा ही। ईश्वर हो गया, आपका अधिष्ट हो गया। बिना अधिष्ट के कोई काम आप नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, किसी भी कार्य के प्रति, घट के प्रति, पट के प्रति, सभी कार्यों के प्रति ये क्या है, ये विद्यमान रहते हैं। ये साधारण हो गए। तो जो साधारण होता है उसको हम कारण नहीं मानते हैं, जो साधारण कारण होता है उसको हम कारण नहीं मानते हैं, जो असाधारण कारण होता है हम उसी को कारण मानते हैं। तो जैसे दंड है, वह दंड क्या है, घट कार्य के प्रति कारण होगा। पट कार्य के प्रति क्या होगा, पट कार्य के प्रति जो तंतु को मिलाने वाला तंतु, जो सुई होती है, उसमें भी व्यापार होता है और पट कार्य को उत्पन्न करती है, तो वह क्या हो जाएगी, असाधारण कारण है, उसको हम क्या बोलेंगे, कारण बोलेंगे। स्पष्ट हुआ सबको? बोलते जाइए, अभी आगे सभी इन लक्षणों का आगे काम पड़ेगा। चलिए, अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं। अब इस जो लक्षण हमने देखा, इस लक्षण में पुनः एक पद फिर से आ गया, जिस पद का हमको ज्ञान पुनः आवश्यक है। हमने जो लक्षण किया है उस लक्षण में आया कि असाधारणम कारणम कारणम, ये कारण पद आ गया। तो उसको बता रहे हैं कि कारण कौन होता है, तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति ही कारणम। जब कार्य उत्पन्न होता है तो कार्यम प्रति, कार्य के प्रति वह नियत हो, हमेशा रहे, और पूर्ववृत्ति पहले रहे, यानी कि कार्य के उत्पत्ति के पहले कारण विद्यमान रहे और वह नियत हो, उसी को कारण बोलते हैं। इसमें नहीं दिया, एक अन्यथा सिद्ध होते हैं रासम इत्यादि, उसको हटाने के लिए नियत पूर्ववृत्ति, नियत यह विशेषण लगाए। अब जैसे हम समझते हैं, यह मान लीजिए घट कार्य, इस घट कार्य के उत्पत्ति में दंड जो है ये घट से पहले है, पहले है कि नहीं? दंड जो है घट कार्य के पहले से है, और नियत पूर्ववृत्ति कार्य नियत, कार्यम प्रति नित्यत्व सति, और ये क्या है, नियत ही, मतलब कि नियत पूर्ववृत्ति, हमेशा विद्यमान रहने वाला है। घट जब उत्पन्न होगा, ये घट हमें निश्चित ही विद्यमान रहेगा। इसलिए इन्होंने क्या बताया, कार्य, कार्यम प्रति, कार्य के प्रति क्या होना चाहिए, नियत पूर्ववृत्ति कारणम। ये कार्य लिखा है, यहाँ आपको समझना है कि कार्यम प्रति, ये जो कार्य है उसके प्रति नियत पूर्ववृत्ति जो रहता है उसको हम कारण बोलते हैं, उसको नियत पूर्ववृत्ति होना चाहिए। अब देखिए,
मान लीजिए ये घट की उत्पत्ति हो रही, घट बन रहा है, रासव आ गया। रासव मतलब जिसमें मिट्टी धो के लाते हैं उसको रासव बोलते हैं, गदहा हिंदी में बोलते हैं। वह आदमी वह तब तक खड़ा रहा जब तक घट नहीं बन गया। तकार हुआ घट, और घट के उत्पत्ति में पूर्व वृत्ति तो है रासव। आप बताइए रासव पूर्व वृत्ति है कि नहीं? ऐसे घट की उत्पत्ति हुई, उस घट के उत्पत्ति में एक घट की एक बार में उत्पत्ति होगी, उस घट के उत्पत्ति में रासव मान लीजिए जब से घड़ा बनना चालू हुआ और जब घट बन गया तब तक नियत पूर्व वृत्ति विद्यमान रहा। तो क्या यह जो रासव है वह घट के प्रति कारण माना जाए कि नहीं माना जाए? बोलिए। सामान्यतः तो मानना चाहिए भैया। जी मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा, यानी घट कार्य के प्रति रासव भी कारण बनने लगेगा। आप लोग बोलते चलिए बनने लगेगा कि नहीं बनने लगेगा? बनने लगेगा। बनने लगेगा ना। तो अब जबकि होता नहीं, इसके लिए हमको कुछ और जोड़ना पड़ेगा। वह जोड़ना पड़ेगा हमको कि कैसा नियत पूर्व व्यक्ति हो। नियत पूर्व व्यक्ति को हमको नियंत्रित करना पड़ेगा। वह है अनन्यथा सिद्ध। क्या हो? अनन्यथा सिद्ध, अर्थात तो अन्यथा सिद्ध से भिन्न हो। अभी हम जब पढ़ेंगे तर्क भाषा, उसमें मूल में ही ये अन्यथा सिद्ध अनन्यता सिद्ध जोड़ा है। ये परीक्षा में जब क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें से बहुत कंफ्यूजन होती है। अनन्यथा सिद्ध, और इस ना को हम हटा देंगे तो अन्यथा सिद्ध। कभी कभी पढ़ने में भी दिक्कत आती है, इसलिए आप अनन्यथा सिद्ध अलग पद है और अन्यथा सिद्ध अलग पद, यानी कि अन्यथा सिद्ध से भिन्न हो और क्लिप्त नियत पूर्व, क्लिप्त मतलब कि हमेशा नियत पूर्व व्यक्ति हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कारण बोलते हैं। अन्यथा सिद्ध क्या होता है? अन्यथा सिद्ध आप समानता शब्द से जानेंगे कि किसी काम का नहीं, अर्थात घट की उत्पत्ति रासव रहे तब भी हो सकती है और ना रहे तब भी क्या होगा? रासव की उत्पत्ति, घट की उत्पत्ति हो जाए। तो रासव के रहने पर भी घट उत्पन्न होता है, रासव के न रहने पर भी घट उत्पन्न होता है। ऐसे स्थिति में रासव क्या हो गया? अन्यथा से। तो भले ही उस घड़े जब घट की उत्पत्ति हो रही है तो नियत पूर्व वृत्ति रासव है, लेकिन वह अन्यथा सिद्ध। हमको कैसा चाहिए? अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व वृत्ति चाहिए। तो जो रासव है वह घट कार्य के प्रति कारण नहीं बनेगा। 5 अन्यथा सिद्ध होते हैं, वह 5 अन्यथा सिद्ध हम सर्व भाषा पढ़ेंगे तो वहां वो गिनाएंगे वहीं भी। ये समझ में आया कि नहीं इतना? और किसी के जो कुछ नया हो इसमें? ये 2 लक्षण हम लोगों ने पढ़ा अभी, कारण और कारण।
कारण भिन्न होता है, कारण जो है वो भी वो भिन्न। सर जो अनन्यता सिद्ध कारण होगा हाँ तो सर बोलिए उसी बोलिए। को हम असाधारण कारण कह सकते हैं ना। हाँ उसको हम बोल सकते हैं, तो अनन्यता सिद्ध वाला। अब इसमें तीन चीजें अभी बताई गई। क्या क्या बताया गया देखिए, हमने देखा कार्य, कारण, कारण, इन दोनों का लक्षण हमने पढ़ लिया। इसका लक्षण बाकी है। इसका लक्षण बता रहे हैं कि कार्यम जो कार्य होता है, प्राक अभाव प्रतियोगी। प्राक मतलब पहले, अभाव का क्या होता है, प्रतियोगी होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। शब्दों को देखिए गए लिख के आ रहे हैं, प्राक अभाव प्रतियोगित्वम, इसको हम बोलते हैं कार्य बोलते हैं। अब देखिए हम इस चीज को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे। न्याय में शब्द जाल बहुत बड़ा है। अगर शब्द के जाल को आप समझ गए तो न्याय शास्त्र आने। इन्होंने कहा कार्य जो होता है, प्राक, दूसरा पद है अभाव, प्रतियोगी। प्राक अभाव प्रतियोगी, पहले अभाव का प्रतियोगी होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। कब अभाव का प्रतियोगी होगा, तो कार्य के उत्पत्ति के पहले, कार्योत्पत्ते है पूर्वम, जब तक कार्य उत्पन्न नहीं होगा उसके पहले जो अभाव का प्रतियोगी होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। जैसे यह घटो भविष्य, आपका ये वाक्य है। यहाँ पर घट की उत्पत्ति होगी, यानी घट के उत्पत्ति के पहले क्या था, यहाँ पर घट का अभाव था। घटा भावा। अब इस घटा भावा में हम देखेंगे कि प्रतियोगी अनुयोगी, इसमें जो घटत्व है, जो घट है वह प्रतियोगी होता है। प्रतियोगी मतलब आप विशेषण भी कह सकते हैं। भाव जो होता है वह अनुयोगी होता है। अभाव मुख्य होता है और घट उसमें विशेषण। तो घटा भाव में घट क्या हुआ, प्रतियोगी हुआ। यह घटो भविष्यति, ये यहाँ पर कार्य की उत्पत्ति के पहले हमको जो प्रतीति होती है, क्या प्रतीति होती है, यहाँ पर घट की उत्पत्ति होगी ऐसी प्रतीति होती है। यानी कि ऐसी प्रतीति में घटा भाव, ये पहले हमको होगा कि यहाँ पर घट का अभाव है, इसलिए घटो यह भविष्यति। उस घटा भाव में जो घट है वह क्या है, प्रतियोगी है। अभाव क्या है, अनुयोगी है। तो प्राक पहले अभाव का जो प्रतियोगी होगा, अभाव का प्रतियोगी कौन है, घट है, वही घट क्या होगा, कार्य होगा।
बात समझ में आई? अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछते चलिएगा। भैया यहाँ पे प्रतियोगी से क्या तात्पर्य है? देखिए, अब हम इस प्रतियोगी को समझते हैं। दो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। प्रतियोगी और दूसरा अनुयोगी। इसको हम विशेषण भी जानते हैं, इसको हम विशेष भी कह सकते हैं। इसको यदि आपको समझना है, याद रखना है और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो आप ये समझ लीजिए, एक नियम है, यस्याभावः सा प्रतियोगी। सब जगह घट जाएगा अभाव में आपको। जिसका अभाव होता है उसको हम प्रतियोगी बोलते हैं। जैसे घटा भाव, किसका भाव हुआ? बोलिए, घटा भाव घट का किसका भैया। भाव हुआ? घट का। प्रतियोगी कौन होगा? घट हो जाएगा। पटा भाव, प्रतियोगी कौन है? किसका भाव है? पट। पट का। पट का। तो पट प्रतियोगी हो जाएगा। तो जिसका अभाव होता है वही प्रतियोगी होता है, ध्यान। और उसमें अभाव जो होगा वो अनुयोगी होगा। यस्य अभाव सा प्रतियोगी, ये नियम है। जिसका अभाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतियोगी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और अगर ऐसे समझना है, देखिए, घटा भाव, यहाँ पर जो हमारा बोध होगा तो क्या होगा? बोध होगा कि हिंदी में बोध हम यदि देखें तो घट का अभाव है। घड़ा यहाँ पे नहीं है, नहीं, इसमें विशेषता आपकी नहीं है, में अभाव में विशेषता है। घट क्या है? उस अभाव में विशेषण है। हमको क्या द्योतित हो रहा है? किसका अभाव? तो घट का। तो ये जो विशेषण होता है वही प्रतियोगी होता है। आप अगर ऐसे केवल इतनी लाइन याद कर लीजिए कि यस्य भाव सा प्रतियोगी, तो कोई भी दिक्कत होगी ही नहीं। जिसका इस दुनिया में जिस भी किसी का अभाव है वह प्रतियोगी ही होगा। प्रतियोगी के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा, ध्यान। तो जिसका जो अभाव का प्रतियोगी होता है वही कार्य होता है। हमको जब ये मन में होगा कि यहाँ पे पटो भविष्यति, पट होगा, यानी पटा भाव, पहले यहाँ पे पट का भाव है, तो अभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? पट हुआ। तो वही पट क्या होगा? कार्य होगा। समझ में आया कि नहीं?
जी जी आप लोगों के यदि नहीं कुछ चीजें आ रही हैं तो बताते चलिए, हम और आसान करने की कोशिश करेंगे। यदि आप ऐसे सुनते चलेंगे तो हमको लगेगा कि समझ में आपको आ ही रहा है। अब तीनों चीज हो गए, कारण हो गया, करण हो गया, कार्य हो गया। अब वो जो कारण होता है वह कारण तीन प्रकार का बताया गया। किसी कार्य के उत्पत्ति के प्रति कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण का जो स्वरूप है वह तीन प्रकार का है: समवायी, असमवायी, निमित्त। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। व्हाइट बोर्ड में आप लोग इसको समझ लीजिए। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त। बोलना सबको, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद बोलना सबको है। पहला कारण है समवायी। समवायी कारण के पहले आपको हमने एक संबंध बताया था, समवाय संबंध। समवाय अस्यास्ति समवायी, जहाँ समवाय रहता है उसको क्या बोलते हैं? समवायी बोलते हैं। इसका लक्षण किया है कि यत्, अर्थात जो, हिंदी से हम लिख दे रहे हैं, आप लोग संस्कृत से देख लीजिएगा। जो समवाय संबंध से विद्यमान रहता हुआ कार्य को उत्पन्न करता है। जो समवाय संबंध से विद्यमान रहता हुआ कार्य को उत्पन्न करता है, हम उसी को समवायी कारण बोलते हैं। ये बात समझ में है कि जो भी चीज समवाय संबंध से विद्यमान रहेगी और कार्य को उत्पन्न करेगी, उसी को हम बोलेंगे समवायी कारण बोलेंगे। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि जो तंतु है, तंतु मतलब जानते हैं धागा, तंतु जो है पटस्य प्रति, पट ये कार्य है, तंतु क्या है? कारण है। तो संबंध क्या मानते हैं? समवायी। आप लोग बताइए, तंतु जो ये तंतु है यह पट में विद्यमान रहता है कि नहीं रहता? रहता है। बोलिए। कि हम तंतु अलग रख देते हैं, कपड़ा अलग बनाते हैं, नहीं, विद्यमान रहता है। नहीं सर। तंतु जो है पट में विद्यमान रहता है ना। ठीक। तंतु पट में विद्यमान रहते हुए पटात्मक जो कार्य है उसको उत्पन्न करता है। देखिए, तंतु और पट के मध्य में कौन संबंध है?
समवाय संबंध से जो तंतु है वह तंतु कहाँ विद्यमान रहता है? पट। कहाँ कहाँ आपको बताए थे समवाय संबंध में, संयोग संबंध में हम किसी चीज को आसानी से समझने के लिए बताए थे अलग कर सकते हैं, समवाय संबंध में उस चीज को हम अलग नहीं कर सकते। तंतु को हम पट से अलग नहीं कर सकते। यदि तंतु से एक एक पट को अलग कर लेंगे तो पट कार्य क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर अवयव और अवयवी, अवयवी एक को इनके मध्य में, अवयव और अवयवी के मध्य में जो संबंध होता है वो कौन संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। ये बात समझ में आई? हेलो जी सर, आगे। जी सर। देखिए, अवयव और अवयवी के मध्य में जो संबंध होता है वह संबंध कैसे होता है? समवाय संबंध। यहाँ पे तंतु समवाय संबंध से रहता हुआ, पट में तंतु समवाय संबंध से रहता है और रहते हुए पट कार्य को उत्पन्न करता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे, आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा संबंध है? हेलो, जैसे घट के प्रति, जो यह घट है इसके प्रति जो मिट्टी है वो कौन सा कारण होगा? समवाय का। कैसे समवाय कारण होगा? क्योंकि सर वो उसमें विद्यमान है, अगर वो उससे अलग हो जाए और अलग करेंगे तो नष्ट हो जाएगा, घड़े का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। यानी कि जो मिट्टी होती है वह समवाय संबंध से विद्यमान रहती है, वहां विद्यमान भी रहे और कार्य को उत्पन्न भी करे, वही क्या बनेगा? समवायी कारण बनेगा। अब देखिए, जो पट है, दूसरा क्वेश्चन, इसके प्रति पट कार्य के प्रति जो तुरीय है, अर्थात जो उसको पट को मिलाती है, तुरी और वेमा जो है जिसके द्वारा पट बनाया जाता है, यह पट कार्य के प्रति समवायी कारण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? समवाय संबंध से नहीं रहता है। क्यों? कौन संबंध से रहता है? तो उसमें बिना विद्यमान नहीं रहेगा। हाँ, तुरी और वेमा जो है, इन्होंने जो लक्षण बताया कि जो समवाय संबंध से विद्यमान रहता हुआ कार्य को उत्पन्न करता है उसको हम समवायी कारण बोलते हैं। तो जो पटात्मक कार्य होता है उसमें तुरी वेमा इत्यादि विद्यमान नहीं रहती है समवाय संबंध से, तो संयोग संबंध से रहती है, पट बना अलग होगा। जो तंतु है, धागा, उसमें वो स्थिति नहीं है, वह कभी भी पट से अलग नहीं होगा। यदि धागा पट से अलग होगा तो पट क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा।
इसलिए पट में समवाय संबंध से जो तंतु है वह रहता है और पटात्मक जो कार्य है उसको उत्पन्न करता है। उसी प्रकार जो मिट्टी है वह घड़े में समवाय संबंध से विद्यमान रहती है, विद्यमान रहते हुए पटात्मक कार्य को उत्पन्न करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? समवायी कारण बोलते हैं। जिसमें वह समवाय संबंध से विद्यमान रहे और कार्य को उत्पन्न करे उसी को हम क्या बोलते हैं? समवायी कारण बोलते हैं। ये लक्षण ठीक हो गया। इस एक जगह घट गया हमारा कि जो तंतु है वह पटकार के प्रति समवायी कारण है। अब दूसरी जगह देखिए, जो पट है, ये पट है, इसको समझने में थोड़ा सा समस्या हो सकती है। पट, इसमें मान लीजिए ये रूप, इस कलर का रूप है। पट अपने रूप के प्रति, स्वगत रूप के प्रति भी क्या होता है? पट जो है स्वगत रूप। स्वगत रूप के प्रति भी क्या होता है? समवायी कारण। क्योंकि पट में विद्यमान रहता हुआ रूप जो है गुण है, पट जो है गुणी है, समवाय संबंध से विद्यमान रहेगा और रूप उत्पन्न करेगा। स्वयं के ही रूप के प्रति पट जो होता है वह समवायी कारण होता है। पटश्च स्वगत रूपादेहे, जो पट होता है अपने रूप के प्रति क्या होता है? समवायी कारण होगा। पट में जो रूप होगा उस रूप के प्रति जो पट होगा वही समवायी कारण होगा। तंतु का रूप असमवाय कारण में आएगा, अलग बात है। अब बताइए घट का रूप जो है, घट का जो रूप है वह घट अपने रूप के प्रति कौन सा कारण होगा? घट समवाय। जितने भी पदार्थ हैं आपको दिखें अपने रूप के प्रति सभी समवायी कारण ही होंगे, इसके अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि स्वगत रूप के प्रति समवायी कारण ही होंगे। घट पट जितने भी पदार्थ दुनिया में अपने रूप, यदि इसमें रूप रहता है अपने रूप के प्रति वह कारण होंगे, समवायी कारण ही होंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, समवायी कारण तक। कल असमवायी और निमित्त इन दोनों को देखेंगे। यहाँ तक यदि किसी कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकता है। गुरु जी पूछना था कुछ। बोले। गुरु जी जैसे कार्य हो रहा है तो फिर भी कार्य वहां पे प्रतियोगी होगा, मतलब कार्य का अभाव होगा। जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक तो उसका अभाव ही है ना। जी। अब मान लीजिए घड़ा बन रहा है, जब तक बनेगा नहीं तब तक उसका अभाव, तो जहां बन जाएगा तो फिर उसका अभाव नहीं रहेगा, फिर वो कार्य ही नहीं रहेगा, वो तो बन जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो ये वाला पाठ यहीं पे समाप्त करें। बस